हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बुआई व खाद व उर्वरक देना के बारे में, जो कि कृषि प्रबंधन की पद्धतियाँ हैं। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले बुआई के बारे में। बुआई का अर्थ होता है बीज बोना। खेतों के अंदर जो बीज बोए जाते हैं उस पद्धति को बुआई कहा जाता है। और बुआई से पहले खेतों में पानी ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि पानी देंगे तभी वो बीज जो है अंकुरित होंगे और उससे हमें फसल प्राप्त होती है। तो बुआई करने के लिए बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है? बीजों के चयन का मतलब है कि हम अच्छी फसल प्राप्त करें तो उसके लिए खेतों में अच्छे बीज उगाए जाएं, तो उसके लिए बीजों का चयन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं कि अगर हम एक बर्तन में चने के कुछ बीज डाल करके उसमें पानी डालें तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कुछ बीज तो ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ बीज जो है वो पानी के अंदर डूबे रहते हैं। तो जो पानी की सतह के ऊपर जो बीज तैर रहे हैं, इसका मतलब वो क्षतिग्रस्त बीज हैं, खोखले बीज हैं, अर्थात हल्के बीज हैं, इसलिए वो जल पर तैरने लगते हैं, यानी कि वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो जो भारी है, जो पानी की सतह के ऊपर है, वो अच्छे किस्म के बीज हैं। तो इस प्रकार से बीजों का चयन किया जाता है। अब इस तरह से बीजों का चयन तो कर लिया जाता है। अब उन बीजों को जो है खेतों के अंदर बोना है। तो एक तरीका तो ये है कि हाथ से बोएं, लेकिन हम जानते हैं खेत एक बहुत बड़ा भूभाग है, तो वहाँ पर हाथों से बीज बोना तो पॉसिबल नहीं है। तो बीज बोने के लिए कुछ औजार काम में लिए जाते हैं। तो हम परंपरागत औजारों के बारे में अगर इस चित्र के अंदर देखें तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में कीप के आकार का औजार उपयोग में पहले लाया जाता था। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आदमी इस कीप नुमा एक आकृति है, इसके अंदर बीज डाल रहे हैं और बेलों की सहायता से उसको आगे खींचा जा रहा है। इस तरीके से बीज जो है वो खेतों में रोपे जाते हैं। दूसरा तरीका जो है वो आधुनिक है, यानी सीड ड्रिल। आजकल ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है और इससे भी समान दूरी व गहराई पर बीज बने रहते हैं, जिससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से भी रोका जा सकता है। यानी अगर बीज जो है समान गहराई पर लगेंगे तो पक्षी इतनी गहराई के अंदर तो जो है बीजों को निकाल कर खा नहीं सकते हैं। तो सीड ड्रिल जो है वो कम मेहनत के साथ, और समय भी इसमें कम खर्च होता है, केवल ट्रैक्टर की सहायता से बीज जो है वो यानी कि बुआई जो है की जा सकती है। तो ये हमने जाना कि कृषि पद्धतियों में बुआई जो है वो खेतों के अंदर कैसे की जाती है। अब हम पढ़ेंगे खाद व उर्वरक मिलाना। बच्चों, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। तो खाद और उर्वरक की परिभाषा ये हो गई कि खाद और उर्वरक जो है वो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं। मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इस क्षति को पूरा करने के लिए खेतों में खाद देते हैं और इस प्रक्रम को ही खाद देना कहते हैं। इसी प्रकार से जो उर्वरक देते हैं तो उस प्रक्रम को उर्वरक देना कहते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो किसी पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। हम देखते हैं खेतों का जो अपशिष्ट बचता है, या जो हमारे घर में पालतू जानवर पाले जाते हैं तो उनसे निकला हुआ अपशिष्ट, उनका जो मल वगैरह होता है, तो उससे खाद जो बनती है वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। वहीं उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो विशिष्ट पोषकों से समृद्ध होते हैं। यहाँ उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं। उर्वरक के उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, NPK, N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस और K यानी कि पोटेशियम। तो ये सभी उर्वरक होते हैं, यानी ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरकों के उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। खाद जो है उसकी प्रोसेसिंग धीरे होती है और उर्वरकों की फास्ट होती है, लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि अगर उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए तो उससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यानी मिट्टी के अंदर जो फसल उगाने की जो क्षमता होती है, अच्छी फसल उगाने की क्षमता, उस उर्वरता में कमी आ जाती है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। तो उर्वरकों का उपयोग तो अच्छा है, लेकिन उसका अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ की जो है अति खराब होती है, हम जानते हैं। यानी किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो वो प्रयोग ना कहलाकर उसका दोहन करना हो जाता है। खाद का उपयोग करने से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी प्रतिपूर्ति भी होती है
और इसके अलावा मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का दूसरा तरीका खाद के अलावा होता है फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब है कि खेत में जब आप एक फसल उगा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम फिर वो फसल ना उगा करके दूसरी किस्म की फसल खेत में उगाई जाए, तो उससे जो मिट्टी की उर्वरता होती है यानी उर्वरक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उर्वरक एवं खाद में अंतर क्या है। भाई काम तो दोनों वही मिट्टी का पोषक स्तर बढ़ाने का कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों के अंदर अंतर कहाँ पर होता है, कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है, वो अंतर से ही पता चलता है। तो उसके बारे में आओ हम पढ़ते हैं। बच्चों आप इस सारणी के अंदर देख सकते हैं उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं और उर्वरक रासायनिक पदार्थ है तो वो भी मानव निर्मित होगा। वहीं खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर तथा पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जब उसको मानव निर्मित कर रहा है तो घर में तो करेगा नहीं, उसके लिए फैक्ट्रियाँ होंगी, तो इसका उत्पादन फैक्ट्री में होता है। और खाद जो है वो खेतों में बनाई जा सकती है, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है पशुओं का या फसल का या हमारे घर में जो भी जैविक अपशिष्ट होता है उनसे खाद बनाई जा सकती है, तो ये खेतों में बना सकते हैं हम। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ह्यूमस यानी जो वही उर्वरता, वहीं खाद में मिट्टी का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। ये सारे जो पादप पोषक हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ये पादप पोषक मतलब इनकी अधिक मात्रा भी फसलों के लिए नुकसानदायी होती है, तो अगर ये कम नहीं, यूँ कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा फसलों के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सिंचाई और सिंचाई के संसाधनों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।